हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है पुरुषों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उजागर करना है। और वहीं आज के दिन को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी विश्व शौचालय दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो आज किसान भाई लोगों के लिए आ रही है। आखिरकार किसानों का इंतजार खत्म होने जा रहा। आज 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए जमा हो जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। देश भर में तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को ये सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। और अगला अपडेट देखिए, किसानों के हित में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अब जंगली जानवरों से फसल नुकसान होता है या बाढ़ से धान की खेती प्रभावित होती है तो भी ये प्राकृतिक आपदाएं अब फसल बीमा योजना के दायरे में आएगी। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत किसानों को ये बड़ी राहत देते हुए कई और प्राकृतिक घटनाओं को भी, जैसे जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या जलभराव की वजह से फसलों को नुकसान हो जाता है, तो भी इन घटनाओं को बीमा कवर में शामिल कर लिया है। और किसानों के लिए ये सभी नई स्कीम का फायदा 2026 से ही लागू माना जाएगा पूरे देश में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली धमाके पर कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एक और गिरफ्तारी की NIA ने श्रीनगर से उठाया एक और साजिशकर्ता को। वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन भी गिरफ्तार हो चुका है। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा करके करोड़ों रुपए वसूले, ये भी जांच में पता चला। और जम्मू श्रीनगर से एक डॉक्टर पति पत्नी भी हिरासत में लिए गए। वहीं इस बीच आतंकी उमर का भी एक नया वीडियो सामने आ रहा। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास जो आत्मघाती हमला किया था कार में ब्लास्ट का, वही आतंकी डॉक्टर उमर का ये नया वीडियो सामने आ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो आतंकी उमर ने ब्लास्ट से ठीक पहले बनाया था और इस वीडियो में वो कहता है कि ये एक तरह का शहीद होने के लिए ऑपरेशन है। देखिए जरा किस तरह से डॉक्टर जैसे शिक्षित लोगों का भी ब्रेन वॉश किया जाता है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी को भी हाउस अरेस्ट किया गया। 10 MBBS छात्रों के मोबाइल भी जब्त किए और यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने देश भर के प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल्स को भी चेतावनी दी और कहा कि संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट को टेलीकास्ट न करें। कुछ चैनल्स ने दिल्ली ब्लास्ट कवरेज में काफी बड़ी लापरवाही बरती है और यहाँ तक कि कुछ टीवी चैनल्स तो दिल्ली ब्लास्ट की कवरेज में विस्फोटक बनाने तक की विधि बता रहे हैं। तो इसी को लेकर अब सरकार ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि इस तरह के कंटेंट को टेलीकास्ट ना करें, तत्काल रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये सख्त हिदायत दी है। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते दिन दिल्ली की 3 अदालतों और 2 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट से जुड़े आरोपी की पेशी से पहले मेल आया, जांच अभी भी जारी है। और एक बड़ी खबर आ रही कि लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है। ये बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में वांटेड है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग का भी आरोप है, तो अब इसको भारत लाया जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का दौरा करेंगे और इस दरमियान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन भी करेंगे और यहीं से 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की ये 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी करेंगे, है ना। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनावी जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। गठन से पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले JDU के नेता। करीब 3 घंटे नई कैबिनेट मीटिंग पर भी मंथन चला और कल 20 नवंबर को नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और इस कार्यक्रम को देखते हुए सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। इस बीच देखिए, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छा गई। एक भाजपा नेता ने भड़काऊ पोस्ट कर दी, कहा कि वाड्रा दोबारा शादी कर लो, क्योंकि प्रियंका के पति ने बिहार में भी दोबारा चुनाव करने की मांग की थी। तो उनकी इस मांग पर एक पूर्व सांसद ने कमेंट किया, तो इससे कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर भी, है ना। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है कि SIR के खिलाफ दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि हम वोटर्स को हटाने की कोशिश का विरोध करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का तमिलनाडु में भी बॉयकॉट किया जा रहा, जो अभी चुनाव आयोग देश भर के कई राज्यों में मतदाता वेरिफिकेशन करवा रहा SIR। तो इस प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए और कांग्रेस ने 12 राज्यों में SIR को लेकर बैठक भी की है। अब कांग्रेस का प्लान है दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठक की और इसका उद्देश्य है आगामी बजट के लिए इनपुट लेना। बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन बजट की तैयारियों के बीच वित्त आयोग की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। देखिए आप, अगले 5 साल की फंडिंग का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। वित्त आयोग की तरफ से 2026 से लेकर 2031 तक के लिए टैक्स बंटवारे और फंडिंग स्ट्रक्चर पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच टैक्स शेयरिंग का नया फॉर्मूला, पंचायतों और नगर पालिकाओं की फंडिंग को मजबूत करने के सुझाव और अगले वित्त आयोग साइकिल की टाइमलाइन वगैरह ये सभी शामिल हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से
से शुरू होगी, है ना। अच्छा, वैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की रफ्तार को रोकना नामुमकिन होगा। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश की जीडीपी 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी। एसबीआई रिसर्च में बताया गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर दूसरी तिमाही में भी मजबूत बनी रहेगी। और भारत के एक्सपोर्ट पर भी अपडेट आ रहा कि भारत का निर्यात अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की अवधि में मजबूत बढ़ोतरी के साथ 491.80 अरब डॉलर पर पहुंचा। वहीं बीते महीने हवाई यात्रियों की संख्या पर आंकड़ा जारी किया सरकार ने कि अक्टूबर में 1,42,00,000 यात्रियों ने उड़ान भरी। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एयर ट्रैफिक 6% तक बढ़ने का अनुमान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। टेक्नोलॉजी जगत से अपडेट आ रहा है कि क्लाउडफ्लेयर की बड़ी खराबी की वजह से पूरा इंटरनेट मानो हिल गया। ChatGPT, X यानी ट्विटर समेत कई सेवाएं ठप हो गई। क्लाउडफ्लेयर जो कि इंटरनेट की कई वेबसाइट्स को वेब सर्वर होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड करता है, तो उसके सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी हुई। इस वजह से ट्विटर से लेकर ChatGPT और गूगल के जेमिनाई तक सैकड़ों वेबसाइट्स ठप हो गई। कैनवा और GPT समेत कई सारे वेबसाइट्स के जो सर्वर क्लाउडफ्लेयर पर बेस्ड है, तो उन सब में ये इंटरनेट सर्वर एरर दिखाई दी है। हालांकि अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही, ChatGPT ने नया ग्रुप चैट फीचर लॉन्च किया। फिलहाल एशिया के 4 देशों में इसका पहला ट्रायल पास हो चुका है। ग्रुप चैट का मतलब जैसे अभी आप ChatGPT से कुछ भी चैट करते हो, सवाल जवाब करते हो ना, तो अब आप ग्रुप में सवाल जवाब कर पाओगे। जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है ना, वैसे ही मल्टीपल यूजर्स एक ही चैट में एक ही साथ क्वेरी कर पाएंगे, रेस्पॉन्स गेट कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली के व्यापारियों को MCD ने बड़ी राहत दी है। पुराने तरीके से फैक्ट्री लाइसेंस का आवेदन करने वालों का पैसा वापस दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही, भारतीय रेलवे का बड़ा कदम। अब ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों को मिलेगी संक्रमण मुक्त हवा। जी हाँ, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों में वायरलेस, रोबोटिक, अल्ट्रावायलेट UVC कीटाणु शोधन तकनीक लागू करने की तैयारी कर रहा है। सिंपल साधारण भाषा में बोलूं तो ये टेक्नोलॉजी से ट्रेन कोच डिब्बे के अंदर की जो हवा होगी वो फिल्टर हो जाएगी, जिसमें मतलब किसी तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह नहीं होंगे, है ना। तो धीरे धीरे सभी रेल के डिब्बों को इस तरह से एयर फ्रेशनर कंटेनर के रूप में अपडेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब बनेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। 2 साल में पहली ड्रोन टैक्सी शुरू होगी और इसके लिए सरला एविएशन 1300 करोड़ का निवेश करेगी। ये भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब बनने जा रहा आंध्र प्रदेश में। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और राज्य सरकार और इसके बीच एक MOU भी साइन हुआ है और ये स्काई फैक्ट्री नाम का प्रोजेक्ट अनंतपुर जिले में लगेगा ना। 2029 तक कंपनी का कहना है कि अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार, ED, CBI और अनिल अंबानी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी मिला नोटिस। आरकॉम फ्रॉड मामले में जांच पर सवाल उठे। 3 सप्ताह के अंदर अंदर एजेंसी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब किया है इस मामले को लेकर। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों। बीते दिन सोना चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली, लगभग 6,000 रुपए तक गिरे दाम। और इसके बाद सोना अभी 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बीते 3 कारोबारी दिनों में सोने के दाम में 4374 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी 2227 रुपए टूटकर अभी चांदी का भाव 1,54,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। मतलब सोने चांदी दोनों को मिलाकर लगभग 5-6 हजार रुपए तक की गिरावट हुई है ना। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का एक नया प्लान है। डिजिटल ठगी को रोकने के लिए ट्राई ने सबसे सख्त आदेश जारी किया और कहा कि 60 दिन में बदलने होंगे SMS के टेम्पलेट। जी हाँ, जो कंपनियों की तरफ से व्यावसायिक SMS का इस्तेमाल किया जाता है ना, आपको अलग अलग नाम से जो SMS आते हैं, जैसे अमेजोन का SMS आया या किसी भी कंपनी का, तो ट्राई का कहना कि व्यावसायिक कॉमर्शियल SMS में इस्तेमाल होने वाले सभी वेरिएबल तत्व जैसे लिंक, ऐप, URL और कॉल बैक नंबर को प्री टैग करना अनिवार्य कर दिया है। ये कदम का उद्देश्य है, आए दिन जो आपको पता होगा डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, फिशिंग, मॉलवेयर, लिंक वगैरह इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया और सभी कंपनियों को 60 दिन के अंदर अंदर अपने टेम्पलेट को अपडेट करना होगा। तो कुल मिलाकर फर्जी SMS और फ्रॉड रोकने के लिए ट्राई का ये नया नियम है। अब कॉमर्शियल SMS के साथ प्री टैगिंग जरूरी होगी और इस प्री टैगिंग में कंपनियों को अपनी ये आइडेंटिटी जो है ना वो SMS के अंदर ही दिखानी होगी, समझ रहे हो। तो ये ट्राई की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे धर्म ध्वजा और इस ध्वजारोहण से पहले बीते दिन राम मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की तरफ से ये ध्वज फहराने का ट्रायल भी किया गया और ट्रायल सफल रहा। मंदिर प्रशासन ने इसका वीडियो भी जारी किया। CM योगी बोले कि अयोध्या की सफाई ठीक करें, ध्वजारोहण में आने वाले मेहमानों को कोई दिक्कत न होने पाए। बीते दिन CM योगी भी अयोध्या का दौरा किए, उन्होंने रामलला की आरती भी उतारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या जाएंगे और यहाँ राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मोहन भागवत भी आएंगे, RSS प्रमुख। इसके अलावा भी बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों को न्योता दिया गया। हालांकि आम लोगों की एंट्री नहीं होगी इस दिन और ध्वजारोहण का समय रहेगा 12 से 12:30 के बीच अभिजीत मुहूर्त में। ये इस तरह से राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा और मंदिर प्रशासन का कहना कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद मंदिर का कार्य संपूर्ण माना जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ग्लोबल सुपरस्टार ने जीता ग्लोबल फैशन आइकॉन 2025 का खिताब। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा 90वें नई दिल्ली फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड की भी घोषणा हो चुकी है। NDFF 2026 की आधिकारिक नामांकन सूची घोषित
घोषित हुई। 36 देशों से 149 फिल्में और 12 स्क्रीन प्ले चयनित की गई। वहीं देखिए बीते दिन अल्मोड़ा के कांडपाल को भी देश के राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय जल पुरस्कार और ये सम्मान पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। जल स्रोतों को फिर से जिंदा किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के ये शख्स को जल पुरस्कार मिला है। वैसे देश भर के राज्यों में जल पुरस्कार के मामले में यूपी राज्य अव्वल रहा। योगी सरकार की नीतियों का उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिला। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का दबदबा रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूस से तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेचा तो लगेगा 500% तक का टैरिफ। अब अमेरिका में इस नए मुद्दे को लेकर भी बिल पेश किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। और इसको लेकर अमेरिकी संसद सीनेट में एक विधेयक भी पेश किया गया है जिसमें रूसी तेल की दोबारा खरीद पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव शामिल किया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है और उनका यह भी मानना है कि रूसी ऊर्जा खरीदकर पुतिन की मदद करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना ही अंतिम हथियार होगा। यही वजह है कि अमेरिका सरकार ने यह नया विधेयक कानून भी पारित किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब हमारे देश में केवल ई पासपोर्ट ही बनेंगे। इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। पासपोर्ट जो कि विदेश यात्रा या भारत की नागरिकता पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसको अब सरकार अपडेट करने जा रही है। वैसे ई पासपोर्ट कुछ राज्यों में ट्रायल के तौर पर पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब सरकार ई पासपोर्ट को बढ़ावा दे रही है जिसमें RFID चिप से बायोमेट्रिक डेटा भी सुरक्षित रहता है। तो इससे आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वगैरह में कम समय लगेगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा। सरकार ने डेटा में बताया कि इसी साल मई से लेकर अब तक 80 लाख ई पासपोर्ट जारी हुए हैं। हालांकि पुराने पासपोर्ट भी एक्सपायरी तक मान्य रहेंगे, लेकिन अब जो नए पासपोर्ट बनाएंगे उन व्यक्तियों को केवल ई पासपोर्ट ही दिए जाएंगे। और ई पासपोर्ट में कई तरह के एडवांस फीचर भी होंगे, जैसे पासपोर्ट एक्सपायर होने के 8 महीने पहले SMS अलर्ट भी मिल जाएगा वगैरह वगैरह ना। और भी इसमें आपको कई तरह के एडवांस सिक्योरिटी फीचर भी देखने को मिलेंगे जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी एक दिन पहले जो आपको पता होगा सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर जो हादसा हुआ था अग्निकांड का, तो उस पर खबर आ रही कि सऊदी में ही दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के शव। मुआवजा मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। बस और टैंकर की भिड़ंत में इन 45 लोगों की मौत हुई थी जो उम्रा के लिए जा रहे थे। तो फिलहाल सऊदी सरकार ने फैसला लिया, इन लोगों के शवों को भारत नहीं भेजा जाएगा बल्कि सऊदी में ही दफनाया जाएगा ना। और वहीं हमारे देश में एजुकेशन लेवल शिक्षा से जुड़ा एक वीडियो सामने आ रहा। देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ राज्य के एक इंग्लिश टीचर का वीडियो है जो गलत अंग्रेजी पढ़ा रहा है और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। NOSE नोज की स्पेलिंग को NOGE लिखा है और बोल रहा है कि नोज। हालांकि शिक्षा विभाग ने वीडियो वायरल होते टीचर को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और विडंबना देखिए, इस स्कूल में 2 ही टीचर हैं, एक तो गलत पढ़ाने वाला और दूसरा है जो शराबी है। मतलब देखिए ये सरकारी टीचर है, जरा सोचिए आप, पता नहीं इनको नौकरी कैसे लग गई। ये नोज की स्पेलिंग, कान की स्पेलिंग EARE, आंख की स्पेलिंग IEY। और बाकायदा ये टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, हो सकता है आपने कहीं देखा भी होगा वीडियो। मतलब क्या ही कहोगे दोस्तों आप इस तरह के टीचर के बारे में। ये सप्ताह के नाम लिखे हुए, इनकी स्पेलिंग भी देखो आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। हे भगवान, ये ऐसे टीचर भारत के बच्चों को, भारत के भविष्य को पढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए आप, सरकार को जरूर हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बॉलीवुड डायरेक्टर SS राजामौली पर FIR दर्ज हुई। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा इन पर। वाराणसी के लॉन्च में भगवान हनुमान पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी। वहीं देखिए किसानों के विरोध पर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में तमिलनाडु के 225 किसानों को ट्रेन से उतार दिया और फिर नर्मदापुरम इटारसी स्टेशन पर किसानों ने कपड़े खोलकर प्रदर्शन भी किया। 2.5 घंटे तक खड़ी रही GT एक्सप्रेस भी, क्योंकि पुलिस को पता चला कि ये किसान भाई लोग चेन्नई से नई दिल्ली प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। तो पुलिस ने बीच में ही ट्रेन को रुकवाया और इन किसानों को नीचे उतार दिया। वैसे ये किसान भाई लोग अपनी इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे। देख सकते हैं आप किसानों की क्या क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। और वहीं किसान भाई लोग अपनी खेती से कितने मजबूर हैं दोस्तों, इस पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिर्फ महाराष्ट्र मराठावाड़ा में ही बीते 10 महीनों में तकरीबन 900 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन किसानों की फसलें बाढ़ या बारिश वगैरह की वजह से नुकसान में चली गई थी। इस वजह से मई से लेकर अक्टूबर के बीच भी 537 किसानों ने अपनी जान ली। और ये तो सिर्फ एक राज्य के एक जगह का आंकड़ा है, महाराष्ट्र के मराठावाड़ा का। अब जरा सोचिए देश भर के सभी राज्यों में ये आंकड़ा कितना बड़ा और गंभीर होगा। तो सरकारों को अन्नदाता किसानों के लिए हित में जरूर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए और नुकसान पर तुरंत मुआवजा देना चाहिए। राइट। वैसे सरकारी मुआवजे के लिए घोषणाएं करती हैं, लेकिन कई बार ये घोषणाएं केवल माइक में अनाउंसमेंट तक ही रह जाती हैं या कई बार केवल कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। किसानों तक असली और वैल्यूएबल फायदा नहीं पहुंच पाता है। मैं तो आए दिन इस तरह के मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाता रहता हूं ताकि सरकार के कानून तक देश के किसानों की, युवा, बेरोजगारों की, गरीबों की आवाज पहुंचे। राइट। मैं तो कहता हूं हर न्यूज चैनल वालों को इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। सही है कि नहीं? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हो या नहीं दोस्तों? बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट करके। अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट में यस DLS भाई लिख दीजिएगा और अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए। लेकिन आप सहमत नहीं भी होंगे तो भी मैं तो आए दिन इस तरह के मुद्दे उठाता रहूंगा, क्योंकि यही है असली पत्रकारिता। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज के कुछ मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए देश के कई राज्यों में ठंड इतनी तेज पड़ रही है कि राजस्थान के माउंट आबू में तो पारा 0 डिग्री पहुंच चुका है। उत्तराखंड बद्रीनाथ में भी झील जड़ने जमने लग गए। मध्य प्रदेश के भी 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों
जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा और कड़ाके की ठंड अभी और बढ़ेगी, मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में बताया। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा, जिस वजह से अगला तूफान आ सकता है और दक्षिण भारत के राज्यों में खतरा और बढ़ेगा। भारी बारिश वगैरह की भी चेतावनी है। बाकी मध्य भारत और मैदानी इलाकों वाले राज्यों की कुछ अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही, कई जिलों का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचेगा। 11 जिलों में स्कूल की टाइमिंग बदली गई। आधे मध्य प्रदेश में तो आज भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के भी 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। फतेहपुर में सबसे ठंडी रात चल रही है और राजस्थान के भी कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। हरियाणा में भी आज रात से बदलेगा मौसम, अब दिन का भी तापमान गिरने लगेगा। इस साल में पारा 7 डिग्री तक पहुंचा। वहीं पंजाब में भी कई जिलों में तापमान 5 डिग्री पहुंच चुका है। हालांकि औसत तापमान में सामान्य में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो देखिए सभी जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। 8 शहरों में तो 5 डिग्री से भी कम चल रहा है टेम्परेचर। हालांकि दिन का तापमान नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए पहाड़ी इलाकों में बादल छाए। बद्रीनाथ में तो झील और झरने भी जम गए, इतनी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड है। मैदानी क्षेत्रों में तक भी कोहरा छाया हुआ है। और इतनी ठंड के ही चलते उत्तराखंड में ज्यादातर तीर्थ स्थलों के कपाट वगैरह बंद हो चुके हैं। और इसके साथ ही देखिए शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा मध्य महेश्वर के कपाट भी। 3 दिन की पैदल यात्रा कर डोली पहुंचेगी ऊखीमठ। ओंकारेश्वर में होंगे 5 केदारों के दर्शन। तो रुद्रप्रयाग जिले में इस तीर्थ स्थल के कपाट भी बीते दिन बंद कर दिए गए। वहीं उत्तराखंड से एक और खबर आ रही दोस्तों की अगले साल 2026 तक बद्रीनाथ बनेगा स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी। यहाँ सरकार अब डेवलपमेंट करेगी। 481 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। पीएमओ खुद इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। जी हाँ, अब उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम आपको सिर्फ तीर्थ स्थल के रूप में ही नहीं दिखेगा, बल्कि जल्दी एक नई स्मार्ट आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित नजर आएगा। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और मौजूदा सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकार की तरफ से 481 करोड़ की लागत से ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है ना। ये अब बद्रीनाथ धाम का फ्यूचर मास्टर प्लान कुछ यूं होगा, कुछ इस तरह से होगा पूरा नक्शा। गुजरात की कंपनी ने ये नक्शा डिजाइन किया और इसका ड्रोन व्यू कुछ यूं दिखेगा। पूरा काम होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा बद्रीनाथ धाम। अच्छा, वैसे हम मौसम समाचारों की बात कर रहे थे तो देखिए पुडुचेरी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्कूल कॉलेज बंद किए गए। महाराष्ट्र में भी कड़ाके की ठंड की चेतावनी। कई इलाकों में लुढ़का तापमान। जम्मू कश्मीर में ठंड का उलटफेर दिख रहा। गुलमर्ग से भी ठंडा हुआ श्रीनगर, और भी पारा लुढ़कने के आसार हैं। इस बीच दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की भी चेतावनी है, जैसे तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह। यहाँ भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और दक्षिणी कर्नाटक वगैरह में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पूर्वी और उत्तरी भारत में कुछ राज्यों में कोहरा भी छा सकता है। ओके, तो ये आज के कुछ मौसम अपडेट रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 277 अंक गिरकर 84,673 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 103 अंक लुढ़का। हालांकि अगले साल 2026 में पूरे साल मतलब दिसंबर 2026 तक शेयर मार्केट में तेज उछाल देखने की उम्मीद दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,07,000 तक पहुंच सकता है भारत का मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स। वहीं खबर आ रही सेंसेक्स से बाहर हो सकती है टाटा मोटर्स कंपनी। 39 साल से भारत के टॉप 30 शेयरों के लिस्ट में इस कंपनी का शेयर भी शामिल था, लेकिन डीमर्जर के बाद शर्तें पूरी नहीं कर पा रही कंपनी, इसलिए इसको स्टॉक मार्केट से आउट कर सकती है सरकार से भी वगैरह ना। वहीं खबर है फिजिक्स वाला का शेयर 33% ऊपर प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के बाद भी 10% चढ़ा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बड़ी खबर आ रही कि 7 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन में मानो पूरा क्रेश आ गया। 89,000 का लो लगाया बिटकॉइन ने। 7 महीनों बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 6 महीने पुराना एक जजमेंट पलट दिया। कहा था कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट पहले मंजूरी लेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच का कहना कि ये मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से अपना फैसला बदल दिया है। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बोले कि न्याय की सक्रियता जरूरी है, लेकिन ये आतंक न बने। नागरिकों की रक्षा करने कोर्ट को आगे आना पड़ता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। कई क्षेत्रों में हालत काफी गंभीर चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और सिंधु गंगा इलाके अभी सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। यहाँ हर व्यक्ति रोजाना 18 से 20 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा सांस में ले रहा है। मतलब देखिए आप नॉर्मल सांस ले रहे हो ना, उससे भी स्वस्थ व्यक्ति को इतना नुकसान हो रहा है कि वो 18-20 सिगरेट रोजाना पी रहा हो उतना। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, कहा कि यह बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए बड़ी ही घातक स्थिति है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दवा कंपनियों के मार्केटिंग कोड में कमी पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। कहा कि प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि धोखा होने पर शिकायत करना आसान हो और दोषियों पर एक्शन लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की मार्केटिंग के लिए बनाए गए कोड कमियों पर नाराजगी जताई और सरकार को यह निर्देश भी दिया। वहीं खबर आ रही है, येदियुरप्पा को स्पेशल कोर्ट ने 2 दिसंबर को तलब किया। बाल यौन शोषण के मामले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर कोर्ट ने यह समन जारी किया। और अगला अपडेट देखिए, पहली बार राजस्थान के पहाड़ में पानी की सुरंग तैयार की जा रही है। 2248 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसके जरिए 6 तहसीलों को मिलेगा पानी। 42,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। राजस्थान के बांसवाड़ा की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना
योजना का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई, गढ़वाली और कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। यूरोप से नौकरी छोड़कर लौटे और इन्होंने ये अपने स्टार्टअप की शुरुआत की है। मेनी मेनी कांग्रेट्स। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलने वाली है स्पेशल सुविधा। टचलेस फ्लशिंग से सैनिटरी नैपकिन वेडिंग तक हर चीज की सहूलियत मिलेगी। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर यूपी सरकार की तरफ से नई प्लानिंग की जा रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। और खबर देखिए, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया, गेमिंग कंपनी विंजो और गेम्स क्राफ्ट के ठिकानों पर छापेमारी की। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी निगरानी। अब सप्ताह में 3 दिन होगा निरीक्षण। पढ़ाई के स्तर को सुधारने की ये नई कवायद की जा रही है। फरवरी 2026 तक सप्ताह में 3 दिन अनिवार्य निरीक्षण का आदेश दिया दिल्ली सरकार ने। और देखिए, हमारे देश में एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया कि भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। तो इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया अभी क्या है, क्योंकि इतने बच्चे हमारे देश में लापता हो रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। चलिए खबर देखिए, ओला, उबर व रेपिडो जैसी कंपनियों के वाहन अब यूं ही नहीं चलेंगे। 1 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था, नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल यूपी मेरठ में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयोग के आदेश के मुताबिक अब इस तरह के ओला, उबर, गिग वर्कर्स के जो वाहन होंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, वो पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं चलेंगे, बल्कि केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों का ही उपयोग करना होगा। और रेपिडो की पेट्रोल बाइक्स भी बंद हो जाएगी। ये फैसला भी प्रदूषण और स्वच्छ हवा, बेहतर परिवहन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चलिए खबर देखिए, असम राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर नहीं होगा, बल्कि विशेष पुनरीक्षण ही होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, 623 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। 27 क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए चला सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले वैसे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखिए, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1-1.5 साल के अंदर जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच हुए साइबर अपराधों की जांच में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि अपराधियों ने 27 भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया। ये फ्रॉड ऐसे होता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था। कुछ ऐसे एक्सचेंज के नाम भी सामने आए हैं, देख सकते हैं आप। हालांकि ये कुछ नामचीन प्लेटफॉर्म ने इन आरोपों के अगेंस्ट में ये अपने तर्क भी दिए हैं। और कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देर रात बड़ा हादसा हो गया। पुल पर 2 बसें आमने सामने से टकरा गई। एक नेपाली महिला की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। 23 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और गुजरात के अरावली में भी एक एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए। एक दिन के नवजात के इलाज के लिए पिता इनको ले जा रहा था, डॉक्टर और नर्स की भी मौत हो गई। देखिए जरा, आजकल आग लगने की घटनाएं कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है यार। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रकाशित न करे मीडिया। बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने चेतावनी दी, यानी शेख हसीना कुछ भी कहे, उनके बयान छापने पर रोक रहेगी। सरकार ने मीडिया को यह अलर्ट जारी किया। वहीं देखिए, पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस से बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पर कानून भी बन रहा, सीनेट में प्रस्ताव भी पेश किया, मैंने आपको बताया था। तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भी 500% तक टैरिफ लगा सकता अमेरिका। वहीं इधर ताइवान को लेकर चीन जापान के बीच भी भारी तनाव देखा जा रहा। जापानी पीएम बोले कि हमला हुआ तो सेना भेजेंगे। चीनी राजदूत भी बोले कि दखल देने वालों की गर्दन काट देंगे। हालांकि अमेरिकी संसद में भारत से रिश्तों को लेकर एक अहम प्रस्ताव देखने को मिला है। डेमोक्रेट रिपब्लिकन सांसदों ने भी ये मांग की और भारत के सिद्धांत जैसे आतंकवाद से निपटने और साइबर खतरों को लेकर उभरती प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तक सपोर्ट करने को लेकर अमेरिका और भारत दोनों ने सहमति जताई है। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील, व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने यह दावा किया। अभी एक दिन पहले भी भारत अमेरिका के बीच एलपीजी आयात वगैरह को लेकर डील हुई थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। इधर हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द मिलेगी अच्छी खबर। पीयूष गोयल बोले कि किसानों और मछुआरों के हित हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि परिवारों में भी कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है। भारत अमेरिका के संबंधों पर पीयूष गोयल का यह बयान देखने को मिला। और भारत EU FTA पर भी बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। आने वाले महीनों में ये व्यापार समझौता भी हो सकता है, ये भी कहना है पीयूष गोयल का, है ना। वहीं देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। SCO बैठक में आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता पर आह्वान हुआ। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को पहुंचे हैं अभी जयशंकर। उन्होंने कहा कि विश्व के हित में दोनों देशों का विकास होना चाहिए। और वहीं खबर है, भारत साल 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का यह कहना है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। ओप्पो फाइंड X9 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हुई, कीमत 74,999 से शुरू है। वहीं खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर की महिला बॉडी बिल्डर ने जीता गोल्ड मेडल। वंदना ने इंडोनेशिया में रचा इतिहास, 55+ कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया और ये भारत की इकलौती खिलाड़ी रही है। मेनी कांग्रेट्स वंदना ठाकुर को। और एक अच्छी खबर यह है कि 5 भारतीय वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में पहुंचे। अरुंधति ने 3 बार के मेडलिस्ट को भी हराया। नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 26 घातक हमलों का मास्टरमाइंड टॉप नक्सली कमांडर मुठभेड़ में मारा गया। 1 करोड़ का इनाम घोषित था इस पर। इसकी पत्नी भी मारी गई, तस्वीरें सामने आई। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ ही दिनों पहले इस नक्सली हिडम्बा की डेडलाइन तय की थी और उस डेडलाइन से 12 दिन पहले इसको मार गिराया। 76 CRPF जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था ये, मतलब 76 हमारी भारतीय सेना के जवानों को इसने मार गिराया।
शिकायत था। इतना खूंखार हत्यारा था ये। तो आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने जो तारीख तय की उससे 12 दिन पहले ही ये मोस्ट वांटेड नक्सली हिडम्मा मारा गया। 30 नवंबर की इसकी डेडलाइन थी ना। नक्सलवाद खात्मे पर ये एक बड़ी सफलता है। चलिए खबर देखिए, लेह एपेक्स बॉडी की मांग है कि सोनम वांगचुक पर लगाया गया एनएसए कानून हटाया जाए। गृह मंत्रालय को 29 पन्नों का एक ड्राफ्ट सौंपा। लद्दाख के लिए स्टेटहुड भी मांगा। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है, मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा की 39,506 गाड़ियां वापस बुलाई, क्योंकि इन गाड़ियों के कुछ नए मॉडल्स में फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग लाइट सिस्टम में खराबी पाई गई। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। तो हाल ही में अगर आपने ये गाड़ी खरीदी है तो एक बार कंपनी के शोरूम में चेकअप करवा लें आप भी, है ना। ये इशू आ रहा है इसमें। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल से चलेगी सरकारी बसें। इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। 25 जिलों के 6,000 से भी ज्यादा रूट पर दौड़ेगी 10,000 गाड़ियां। आखिरकार मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद फिर से सरकारी बसें चलने वाली हैं और अब एमपी सरकार ने इसे जन बस नाम दिया है। राज्य परिवहन निगम की जगह सरकार ने यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है, जो कि एमपी के इन 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। तो जल्दी मध्य प्रदेश वासियों को परिवहन की नई सुविधाएं मिलेगी, है ना। वैसे मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति की यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बयान दिया। कहा कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान पिछली गवाही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए। और देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक का करेंगे कानूनी अध्ययन। पराली पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पराली जलाने के मामले पर हरियाणा में 3 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 10 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि दुनिया के लिए भारत एक उभरता हुआ मॉडल है। पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की उन्होंने। जबकि ये कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस सांसद पर कांग्रेस पार्टी भी नाराजगी जताती है इसी वजह से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। देखिए मामला ये था, एक व्यक्ति के पिता का 2010 में निधन हुआ था, लेकिन अब सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटे ने 2025 में आवेदन किया। पिता की मौत के एवज में अनुकंपा के आधार पर जो सरकारी नौकरी मिलती है ना, तो इतने साल बाद 15 साल बाद आवेदन किया तो कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। जबकि उस व्यक्ति ने अब दलील ये दी कि 2010 के साल में जब उनके पिता का निधन हुआ था तब वो सरकारी स्कूल में एक सहायक शिक्षक के पद पर थे, लेकिन तब वो बच्चा नाबालिग था और अब वो बड़ा हो गया तो अब उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी का आवेदन किया। लेकिन हाईकोर्ट ने बयान क्या दिया इस अपील को खारिज करते हुए, कहा कि मृतक के वारिस के वयस्क होने पर रिक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और हाईकोर्ट ने यह दावा भी खारिज कर दिया। देखिए जरा आप। चलिए खबर देखिए, दिल्ली दंगे राष्ट्र की संप्रभुता पर एक हमला है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि यह घटना सुनियोजित थी। वहीं खबर आ रही, भारत की मेट्रो रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 2 से 3 साल में मेट्रो डेवलपमेंट में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत। खबर है पश्चिम बंगाल में देखिए, सीपीआईएम शुरू करेगी बांग्ला बचाओ यात्रा। राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश है, निशाने पर है भाजपा और टीएमसी भी। वहीं अभी एक दिन पहले जो सऊदी में बस अग्निकांड का हादसा हुआ था, उसमें नमाज ए जनाजा के लिए रवाना होंगे मृतकों के करीब 50 परिजन। खाड़ी देश पहुंची तेलंगाना सरकार की टीम भी। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि चीनी उत्पादन में हमारे देश ने पकड़ी रफ्तार। 15 नवंबर तक 10.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। पेराई और रिकवरी दोनों में सुधार दिखा है। वहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन का नया प्लान है। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए भी एक समिति गठित की। 31 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाए, ये निर्देश भी जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। और खबर देखिए, टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया और कहा कि सबको चिकित्सा उपलब्ध कराना जरूरी है। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी नजदीकी सरकारी अस्पतालों को जोड़कर जेल में रहने वाले कैदियों को भी चिकित्सा परामर्श मिलेगा और उपचार मिल पाएगा ना। और खबर है, भारत जर्मनी रक्षा साझेदारी को नई उड़ान मिली। रक्षा तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया दोनों देशों ने। नई दिल्ली में इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई। वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर ईडी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ग्रुप चेयरमैन जावेद सिद्दीकी अरेस्ट हुआ और उसके 48 लाख रुपए का कैश भी जब्त कर लिया है। और खबर आ रही है देश के छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर। देखिए, अब छोटे व्यापारियों के हाथ में भी होगी बड़ी कंपनियों जैसी ट्रेड पावर। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया धमाकेदार TIA पोर्टल और इस TIA का फुल फॉर्म है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। ये नया पोर्टल लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में। तो इस पोर्टल के जरिए किस तरह से छोटे व्यापारियों और MSME के लिए नए अवसर खुलेंगे और इस पोर्टल का बेहतर उपयोग क्या होगा, इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये पोर्टल कैसे काम करेगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, है ना। चलिए दोस्तों खबर देखिए, अब इस EV ऑटो कंपनी ने पसारे पैर। एक और राज्य में नया शोरूम भी खोला और 2 नए इलेक्ट्रिक ऑटो भी लॉन्च किए। मोन्त्रा इलेक्ट्रिक की तरफ से असम राज्य में ये नया शोरूम खोला गया और लॉन्चिंग वगैरह की गई। वहीं सीमेंट कंपनी के लिए अच्छी खबर है, रेलवे ने बदल दिया माल ढुलाई से जुड़ा एक बड़ा नियम। इंडियन रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है, अब माल ढुलाई का जो किराया होगा प्रति टन प्रति किलोमीटर 90 पैसे की फ्लैट दर लागू होगी। इससे सीमेंट उद्योग कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। पूरे देश में एक ही तरह का किराया होगा माल ढुलाई को लेकर सीमेंट बिजनेस में। ये रेलवे ने मालगाड़ी को लेकर नया आदेश जारी किया ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक केस का मामला है जिसमें एक पत्नी ने बैंक लोन का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक ने उस पत्नी के पति की पेंशन काट ली। तो अब उल्टा बैंक को देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए। जी हाँ, उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से ये एक अहम फैसला सुनाया गया और हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का अधिकार बैंकों को नहीं है। बैंकों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर ये
नया ऑर्डर जारी किया हाईकोर्ट ने, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए म्यूचुअल फंड्स का आईपीओ में बड़ा दांव, बीते महीने अक्टूबर में 13,500 करोड़ रुपए आईपीओ में इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स ने। और एक अच्छी खबर आ रही कि देश में इस साल गेहूं का बम्पर प्रोडक्शन होगा, बुआई के आंकड़ों से भी जगी उम्मीद और सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा बुआई हुई है इस बार। वहीं खबर है अमेरिका ने 200 और भारतीयों को डिपोर्ट किया, अनमोल बिश्नोई के अलावा 198 अवैध प्रवासी भी इसमें शामिल हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, स्पेस की दौड़ में भारत की दहाड़, अगले 10 साल में 8 से 45 अरब डॉलर तक होगी भारत की स्टार्टअप स्पेस इकोनॉमी, दुनिया मानेगी भारत का लोहा, ये रिपोर्ट सामने आ रही। और जलवायु परिवर्तन पर एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 70% आबादी तपिश और सूखे से बेहाल है, 19,000 भारतीयों का चलका दर्द। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के ये गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं अभी। येल कार्यक्रम की तरफ से नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया, सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा वगैरह में देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए 69 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और एक कंफ्यूजन दूर कर दिया। दरअसल हाल ही में जो 3 नवंबर को सरकार ने एक वेतन आयोग को लेकर ऑर्डर जारी किया था, तब से इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि पेंशनर्स को आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से भी मीडिया में वायरल हो रही खबरों का खंडन किया गया और कहा कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है, सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल पेंशनर्स के लिए क्या नियम है और क्यों पैदा हुआ यह भ्रम, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के सूरत और वापी के बीच चलेगी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 100 किलोमीटर का कॉरिडोर 2027 में चालू होगा। और वहीं दोस्तों पासपोर्ट को लेकर देखिए, एक तो मैंने आपको अपडेट बताया था कि अब ई पासपोर्ट आएंगे चिप वाले, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा वगैरह भी स्टोर रहेगा। और इसके अलावा सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अगले 6 से 12 महीनों के अंदर हमारे देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, यानी मोटा मोटी अगले 1 साल के अंदर अंदर सरकार का यह प्लान है। और मई 2025 के बाद के सभी नए पासपोर्ट ई पासपोर्ट ही होंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र ज्यादा बनेंगे तो लोगों को आसानी रहेगी पासपोर्ट बनवाने में भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए 1000 से भी ज्यादा किसानों से खरीदी जाएगी जमीन, 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई। यूपी के बरेली जिले का यह मामला है और यूपी के बरेली में ही सभ्यता की 5000 साल पुरानी गाथा गूंजेगी, 6 करोड़ 21 लाख की लागत से योगी सरकार ये भी बड़े काम करवाने जा रही, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है यूपी में केशव मौर्य बने, बिहार में विधायक दल नेता चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक, भाजपा संसदीय बोर्ड ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब सभी एक्सप्रेस वे पर आपको फूड कोर्ट मिलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी, रेस्ट के लिए कम बजट वाले होटल मोटेल भी खोले जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से ये शानदार प्लान बनाया जा रहा है हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो राजस्थान के जोधपुर में आज बिजली पानी की सप्लाई वगैरह बंद रहेगी कई इलाकों में, और राजस्थान हनुमानगढ़ में भी एथेनॉल फैक्ट्री विवाद के बीच इंटरनेट वगैरह बंद रहा, काफी बवाल मचा। वहीं देखिए दुबई में मौजूद एओपीएल की 51 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छतरपुर आएंगे। छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ आएगा, यानी आधा ही लगेगा। 45 लाख से भी ज्यादा परिवारों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है, बिजली बिल में छूट कम मिलेगी और दायरा भी घटाया गया, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, विधानसभा शीतकालीन सत्र 4 दिन तक चलेगा ना। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन शीतलहर की भी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन कोंडागांव जिले में 127 करोड़ के 61 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी छत्तीसगढ़ आ रही है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी काम के घंटे से लेकर छुट्टियां बिताई हुई। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी हाल में योगी सरकार की तरफ से कुछ नए कानून लागू किए गए। दरअसल हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, इसमें टोटल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। और यूपी सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में 63 साल बाद यह बड़ा बदलाव किया, क्योंकि यूपी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं प्राइवेट कर्मचारी पिस तो नहीं रहा, फिक्स घंटों से ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ रहा। तो इसी को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब इसमें अधिनियम में क्या क्या बदलाव होंगे देख सकते हैं, ओवर टाइम वगैरह को लेकर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू किए हैं ना। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 13वीं बंद कर दी गई, लव मैरिज की भी परमिशन लेनी होगी। यूपी में खाम पंचायत की तरफ से 11 बड़े फैसले लिए गए। मृत्यु भोज पर प्रतिबंध रहेगा, दहेज प्रथा पर रोक रहेगी, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक रहेगी वगैरह वगैरह। और खबर है यूपी लखनऊ नगर निगम ने बजट 400 करोड़ बढ़ाया, मेयर बोले कि 2 महीने में सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त चेतावनी दी, कहा कि अगर लूट की तो अगले दिन लंगड़ाते हुए मिलोगे, अपराध कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं झारखंड में मौसम पिछले 24 घंटों से शुष्क है। 21 नवंबर तक कोहरे के साथ ठंड और तेज पड़ेगी। और झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा 500 बेड का हॉस्टल भी। रांची, हजारीबाग समेत इन जिलों में शुरुआत होने जा रही है। वहीं हरियाणा राज्य को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देश में 3रा स्थान रहा। और हरियाणा शिक्षा विभाग में अब मुख्यालय में पास होगा लोन भी, ये नई पहल की जा रही है। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले कि सड़कें बहाल होने पर ही पंचायत चुनाव होंगे और हिमाचल को मिलेगा ऑस्टियोपैथी विश्वविद्यालय भी। कांगड़ा के कैलाश आश्रम में शीतला मंदिर के उद्घाटन पर श्री रविशंकर ने बड़ी घोषणा की है। चलिए दोस्तों, स्टेट न्यूज के बाद कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आधार कार्ड पर होगा सिर्फ फोटो और QR कोड ही, नाम, पता, उम्र वगैरह इस तरह की डिटेल्स को हटाने पर विचार कर रहा उदय। 2026 में आधार कार्ड में आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और वहीं देखिए कलकत्ता पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ, 21 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, भारत पर सबसे बड़े खतरे की घंटी। लेसेंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 83% भारतीय रोगियों पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, लेसेंट ई क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में छपी रिपोर्ट्स के
के मुताबिक 83% भारतीय लोग जो हैं उनमें एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है दोस्तों MDRO का। और ये MDRO का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, यानी बहु औषधि प्रतिरोधी जीव। यानी भारतीय लोग जो आए दिन गोलियां दवाइयां खाते रहते हैं, इस वजह से उनकी एंटीबायोटिक दवाओं का असर ही खत्म हो गया, उनके शरीर पर असर होना ही बंद कर दिया, दवाइयां कम असर करने लगी है ऐसा। तो ये भारत के लिए एक बड़ा संकट है, देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट की डिटेल जानकारी भी। और वहीं खबर आ रही है व्हाट्सएप चैनल ओनर्स के लिए एक नया टूल आया, नए फॉलोवर्स जुड़ने पर ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाएगा। कंपनी ये नया फीचर लॉन्च कर रही है। और पेटीएम यूजर्स को भी एक नया फीचर मिला, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर अब ज्यादा कंट्रोल रहेगा और आपका पेमेंट मैनेजमेंट भी और बेहतर होगा ना। वहीं खबर है भारत के पहले पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, महाराष्ट्र राज्य में। नवी मुंबई वगैरह इन आसपास के इलाकों को जोड़ेगी ये पोर्ट टैक्सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है और MMRDA इसको डेवलप करेगा ना। वहीं सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि राशन कार्ड से तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों के नाम काट लिए गए हैं, जो अवैध तरीके से राशन ले रहे थे या जो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, तो ऐसे सभी लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। और रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा है 1 दिसंबर से लेकर 3 मार्च 2026 तक 24 ट्रेनें बिल्कुल रद्द रहेगी। कोहरे की वजह से इंडियन रेलवे ने यह फैसला लिया और कुछ ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है, ये अलग अलग रूट की ट्रेनें कैंसिल की जाएगी है ना। और खबर देखिए CNG सप्लाई ठप होने से मानो मुंबई थम सी गई, MGL ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया, जल्दी इसको सही कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है, सरकार ने इस योजना के लिए eKYC की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राहत देते हुए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए eKYC की डेडलाइन को बढ़ा दिया, तो अब महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक अपनी eKYC कर सकती हैं, ठीक है ना, वरना फिर 2026 से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वहीं खबर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और 40 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई राजधानी में। खबर है केंद्र सरकार ने फूड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहलू की शुरुआत की। वहीं भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा सहयोग मजबूत करने पर फोकस रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक बर्जिस देसाई से मुलाकात की, मोदी मिशन बुक की एक प्रति भी प्राप्त की। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में देश भर में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए गेट 2026 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, ऑफिशियल पोर्टल पर आप अपडेट्स चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर आ रही यूपी में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो जो भी युवा नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं आप। वहीं खबर है 15 दिसंबर से शुरू होगा बिहार कांस्टेबल का शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट भी होंगे। और पंजाब आंगनबाड़ी में भी 6110 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज 19 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 दिसंबर। और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी 100 पदों पर भर्ती निकली है, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी 16 दिसंबर। वहीं खबर आ रही कि मेडिकल कॉलेजों में 3 साल बाद होगी सीधी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पदों पर एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड का सिर्फ 10% ही होगा और 40% सीटें खाली रहेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है और मकर राशि वालों को भी प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अगले साल 2026 के लिए किस स्पेस मिशन पर काम कर रहा है इसरो। किसी एक मिशन का नाम बताइए कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार दिखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।